हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने वाली हूँ 501 क्वेश्चन नंबर से। 501 300 क्वेश्चंस हैं। 2 या 3 डेज में आपके ये बुक कंप्लीट हो जाएंगी। न्यू बुक स्टार्ट करूँगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए, आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 501, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। कैसी आकृतियां हैं? पशुओं की आकृतियां। उसमें से पशु कौन कौन से हैं? सिंह है, वृषभ, वृषभ मीन्स बुल, और हाथी है जिसे गज कहते हैं या फिर एलिफेंट, और अश्व है। अश्व मीन्स घोड़ा है। अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, उसकी ऊंचाई बताइए। उसकी ऊंचाई कितनी है? 9.7 मीटर। अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, लौरिया नंदनगढ़ बिहार वाला अशोक पिलर बहुत फेमस है। उसकी ऊंचाई है 9.7 मीटर, मीन्स 32 फीट। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ अपने पूर्ण रूप में, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ अपने पूर्ण रूप में है। आधार पर इस स्तंभ का व्यास 35 इंच व शिखर 26 इंच है। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और अशोक के टाइम में टोटल कितने लिपि का इन्वेंशन हुआ है? 4। ब्राह्मी, ब्राह्मी, खरोष्टी, खरोष्टी, ग्रीक, ग्रीक, आरमाइक, आरमाइक। देखिए, ब्राह्मी खरोष्टी भारत की लिपि है, ग्रीक यूनान की लिपि है। ठीक, आरमाइक कहाँ की है? तो आरमाइक अफगानिस्तान की लिपि है। डिस्क्रिप्शन है, अशोक स्तंभ पर लिपि लिखी हुई जो मिली है, लिखी लिपि ब्राह्मी लिपि है। यह स्तंभ सारनाथ वाराणसी में स्थित है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाए उकड़ू बैठे हुए हैं। लाइक कुछ इस तरह का स्तंभ है, देख लीजिएगा इस स्तंभ को। नेशनल एम्बलम कहते हैं, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। 4 शेर ऐसे उकड़ू बैठे हुए हैं। अभी एनवीएस एनवीएस एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ये दे दिया गया था और इसके बारे में पूछा गया था ये कैसे बैठे हुए हैं। तो देखिए ये वाला लाइन है ना, पीठ सटाए उकड़ू बैठे हैं। ठीक, पीठ सटाए उकड़ू बैठे हैं। यह स्तंभ सारनाथ के संग्रहालय में रखा है। कहाँ रखा है? सारनाथ के संग्रहालय में रखा है। भारत में इस स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अशोक स्तंभ किससे बने हैं? अशोक स्तंभ बने हैं रेड सैंडस्टोन। एक सेकंड, यहाँ दिया है रेड सैंडस्टोन और चुनार सैंडस्टोन। सो राइट आंसर हो जाएगा चुनार सैंडस्टोन। अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के समीप चुनार की खदानों से प्राप्त धूसर रंग या बलुआ पत्थर से बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सारनाथ वाला जो स्तंभ हो गया या फिर अशोक के टाइम में जो स्टोन के यूज हुए हैं वो बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कौन सा बलुआ पत्थर? चुनार बलुआ पत्थर। और चुनार बलुआ पत्थर आता कहाँ से था? आता था मिर्जापुर से। मिर्जापुर। और अगर डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो देखिए मिर्जापुर और बनारस का हम डिस्टेंस आपको बता रहे हैं। सपोज कीजिए ये रोड है बनारस वाली, इधर को मिर्ज़ापुर का रोड है, इधर से आप इलाहाबाद चले जाएंगे और इधर से आप भदोही जा सकते हैं। ठीक, ये वाला रोड है, ये बनारस से हम आ रहे होते इधर मिर्ज़ापुर जाते हैं। और बनारस पहुंचने के बाद भी 10 किलोमीटर दूर है सारनाथ। तो लोकेशन और टाइम भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? मयूर की आकृति नंदनगढ़ के स्तंभ पर है। अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति है। यह लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में अवस्थित है। इतिहासकारों को सम्राट अशोक द्वारा
व्यतीत कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो 200 269 टू 231 ईसा पूर्व के दौरान खुदवाए गए हैं। अशोक के शाहनाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कृष्ट है। ब्राह्मी और खरोष्टी भारत की लिपि है। तक्षशिला से लंघमान अभिलेख आरमाइक एवं ग्रीक का उत्कीर्ण है। देखिए, आरमाइक अफगानिस्तान की है और ग्रीक है यूनान की। शेष सभी अभिलेख एवं लेख ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि ध्यान रखिएगा। और 1837 जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले लिपि को पढ़े थे। धर्मराज का स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया है? धर्मराज का स्तूप कहाँ पर है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए, अशोक के द्वारा बनाया गया है। और कहाँ है ये धर्मराज का स्तूप? तो ये है सारनाथ के अंदर। सारनाथ में जब आप अंदर जाएंगे, वहाँ एक पार्क टाइप है, तो इस तरह का बनाया गया है। जाने के लिए टिकट लगते हैं। अब तो ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन आपको फॉर्म। राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्र से जुड़ा? राजस्थान के किस नगर का नाम? जयपुर। जयपुर आरायशी पद्धति फेमस है। बनस्थली यूनिवर्सिटी में होता है। बनस्थली यूनिवर्सिटी में जयपुर आरायशी पद्धति मीन्स फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक। भित्ति चित्र फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में होता है। फ्रेस्को भित्ति के 2 पार्ट्स, एक है फ्रेस्को सेक्को जो भारत में फेमस रहा है, फ्रेस्को ब्यूनो यूरोप में फेमस रहा है। हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट ने काफ़ी म्यूरल्स वगैरह रेडी किए हैं। लेकिन भारत में आपको बनस्थली यूनिवर्सिटी जयपुर में ये प्रोसेस देखने को मिल जाएंगे। वेट ऑन वेट प्लास्टर, गीले और गीले प्लास्टर से सरफेस को रेडी कर दिया जाता है। और फ्रेस्को सेक्को में क्या किया जाता है? वेट कर करके काम किया जाता है। लाइक आज हमने किया तो कल इसके ऊपर फिर से अप्लाई कर लेंगे कोट। लेकिन फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक जो होता है वो ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी लंबे समय तक ये प्रोसेस चलती है। डिस्क्रिप्शन है, जयपुर राजस्थान भित्ति चित्र से जुड़ा है। यह महलों और हवेलियों के निर्माण के साथ भित्ति चित्रण जयपुर की विशेषता बन गई। सवाई जयसिंह के सुपुत्र ईश्वरी सिंह के समय सहीब राम नामक प्रतिभाशाली चितेरा था। सहीब राम बहुत पूछा जाता है, कहाँ के हैं? जयपुर के। अभी एनवीएस में भी आया हुआ है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। सहीब राम किस आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट हैं? जयपुर के। नेक्स्ट है, उन्होंने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। आदमकद चित्र के जगनिवास कहाँ स्थित है? देखिए, इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा डाउट है, कहीं पर जयपुर से ही कराया गया है, कहीं पर उदयपुर। इसका राइट आंसर यहाँ पे उदयपुर बताया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन है, जगनिवास उदयपुर के पिछोला झील के बीच स्थित है। इसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया और उदय सिंह बिलोंग करते हैं उदयपुर से ही। तो राइट आंसर तो उदयपुर ही होना चाहिए। वर्तमान में यह महल होटल के रूप में रूप ले चुका है। 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है? रणकपुर मंदिर। रणकपुर मंदिर 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध मंदिर है। सर्वाधिक 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर रणकपुर 1444। चंबा किस लिए प्रसिद्ध है? चंबा फेमस है रुमालों के लिए। डिस्क्रिप्शन है चंबा का, चंबा हिमाचल प्रदेश दूध और शहद की घाटी द वैली ऑफ मिल्क एंड हनी के नाम से विख्यात मंदिरों, घास के मैदानों, नदियों, पेंटिंग, रुमाल एवं झील के लिए प्रसिद्ध है। रुमालों पर की जाने वाली कढ़ाई मीन्स कशीदाकारी कहलाती है। कढ़ाई वाले ये रुमाल दुल्हन के दहेज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूती या रेशमी रुमाल पर
रंगीन रेशमी धागे से की गई कढ़ाई रुमाल के दोनों तरफ दिखाई देती है। इस कला का प्रारंभ राजाओं की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है। तंजावुर तमिलनाडु का मुख्य विषय है। हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। डिस्क्रिप्शन है, तंजावुर चित्रकला का प्रमुख विषय धार्मिक देवी देवताओं का चित्रण है। चोल शासन काल में यह कला खूब प्रचलित थी। तंजावुर कला में भगवान कृष्ण के अनेक चित्र मिलते हैं। वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच पर चित्रकारी होती थी तंजौर तमिलनाडु में। डिस्क्रिप्शन है, तंजौर चित्रकारी की प्रमुख विशेषता है उनकी बेहतरीन रंग सज्जा, रत्नों और कांच से गढ़े हुए सुंदर आभूषणों की सजावट तथा उल्लेखनीय स्वर्ण का काम है। यह कला चोल साम्राज्य के शासनकाल में सांस्कृतिक विकास की ऊंचाई पर पहुंची। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली थी? चोल राजाओं के। चोल काल निर्मित नटराज मूर्ति का माध्यम क्या है? नटराज बनाई गई है ब्रॉन्ज मीन्स कांस्य में। कांस्य नहीं होगा तो ब्रॉन्ज, इंग्लिश भी देख लेगा, इंग्लिश हिंदी में भी आ जाता है। ब्रॉन्ज में बनाई गई है नटराज की मूर्ति। और बनाई किस में गई है? तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक में बनाई गई है, सीरा पेरदू टेक्निक में। चोल वंश में निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है? तंजौर तमिलनाडु से, चोल काल की। डिस्क्रिप्शन है, चोल कला जो है, चोल कला की विशेषताएं लाइक मंडप, विमान, गोपुरम, ये याद रखिएगा इसकी विशेषताएं। चोल स्थापत्य कला द्रविड़ शैली पर आधारित है। शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली। टोटल 3 शैलियां होती हैं, नागर, बेसर, नागर द्रविड़ और बेसर। नागर शैली उत्तर भारत की है, द्रविड़ शैली उधर तमिलनाडु साइड, और ये क्या बेसर शैली जो है वो है कर्नाटका साइड। तीनों ये इंपॉर्टेंट है, नागर, द्रविड़, बेसर। इसके बारे में भी थ्योरी क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अभी देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन। चोल स्थापत्य की प्रशंसा करते हुए फर्ग्यूसन ने कहा कि चोलकालीन कारीगरी राक्षस की तरह सोचते थे एवं जौहरी की तरह तराशते थे। चोल काल में मूर्तियों का विकास हुआ। तंजौर तमिलनाडु में स्थित नटराज शिव की कांस्य की मूर्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय एवं गणेश आदि देवताओं की कांस्य मूर्तियां भी निर्मित है। ये जो हैं पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय, गणेश, इनके सवारी के बारे में भी हम डिस्कस कर एक शॉर्ट वीडियो बनाए हुए हैं, जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 518। किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? नटराज दृश्य में। डिस्क्रिप्शन है, तिल्लई में शिव का नृत्य परंपरागत तथा नटराज को शिव की विभिन्न आकृतियों में ढाला गया है। शिव के जगत नृत्य को आनंद तांडव कहा जाता है। इसका अर्थ आनंद का नृत्य और सृजन तथा विनाश के ब्रह्मांड चक्र का प्रतीक है। नटराज नृत्य की सृजन, विनाश तथा ब्रह्मा के रूप में जीवन मरण के सभी दृश्यों को दिखाया गया है। नृत्य द्रवीय ऊर्जा के 5 सिद्धांत सृजन, विनाश, रक्षण, मोक्ष, मरण तथा माया का चित्रामय लक्षण प्रकट करता है। आनंद कुमार स्वामी के अनुसार शिव का नृत्य उनके 5 क्रियाकलापों को प्रस्तुत करता है: सृष्टि, सृजन, विकास,
स्थिति, रक्षण या समर्थन, संहार, विनाश, तिरोभय, तिरोभय जो है वो माया, और अनुग्रह, अनुग्रह मुक्ति और मोक्ष, ईश्वर की कृपा। मूर्तियों में शिरोवस्त्र को कहा गया है। शिरोवस्त्र मीन्स होता है उष्णीय, उष्णीय शिरोवस्त्र मीन्स होता है। कौशाय वस्त्र क्या होता है? कौशाय वस्त्र होता है, कौशाय मीन्स रेशमी वस्त्र, कौशाय रेशमी वस्त्र होता है। इसका डिस्क्रिप्शन है, कौशाय वस्त्र रेशमी वस्त्र होता है। महाकाव्यों में रेशमी वस्त्र का कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है। उच्च वर्ग के लोग, विशेष रूप से स्त्रियां, रेशमी वस्त्र पहनती थीं। रामायण में कौशाय वस्त्र को पवित्र माना गया है। रामायण में सीता को पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने मीन्स पितकोशीय वसनी बताया गया है। वैदिक साहित्य में धातु करमार के रूप में जाने जाते हैं। धातु करमार के रूप में किसे जाने जाते हैं? विश्वकर्मा को। वैदिक साहित्य में धातु करमार, धातु का काम करने वाला, विश्वकर्मा को कहा जाता है। हिरण्यकार मीन्स सुनार तथा तक्षण बढ़ई मीन्स कारपेंटर और गोल्ड स्मिथ के बारे में डिस्कस हो रहा है कि वैदिक साहित्य में इनका डिस्कशन मिलता है। नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में उज्ज्वलित अग्नि धोतक है। सो राइट आंसर इज बी, अमंगलकारी दाहकता की। डिस्क्रिप्शन है, नटराज की मूर्ति में बाएं हाथ में उज्ज्वलित अग्नि को दिखाया गया है जो अमंगलकारी दहकता का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है कि मन की बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्प रूपी भाग को हमेशा जलाए रखना चाहिए। वस्तु विद्या का विशेष विवेचन है अपराजिष्ठा। डिस्क्रिप्शन है, अपराजिष्ठा भट्ट भुवन देव द्वारा कृति है जिसमें वस्तु विद्या का विनाद विवेचन हुआ है। इसमें नगर निवेश सिद्धांतों का प्रणयन हुआ है। इसमें भूमिज मंदिरों के 25 प्रभेद बताए गए हैं। स्थानक प्रतिमा होती हैं। स्थानक प्रतिमा कैसी होती हैं? स्थानक प्रतिमा होती हैं खड़ी हुई, जो एक्चुअल स्थान में स्टैब्लिश लाइक इंस्टॉल्ड हो, ठीक है, उसे बोलते हैं खड़ी हुई प्रतिमा। स्थानक प्रतिमा देवी देवताओं की प्रतिमा स्थानक प्रतिमा रूप में पाई जाती है। लाइक जैसे देवी देवता का मंदिर में रखा हुआ मूर्ति, उस तरह की प्रतिमा को स्थानक मूर्ति है जो एक जगह पर स्थान है, इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र। मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र राजा केशव सेन के रूप चित्र। राजा केशव सेन का रूप चित्र मंडी शैली का सबसे प्राचीन है। मंडी राज्य की कला उत्कृष्ट राजा केशव सेन के चित्र दिखाई देते हैं। संभवतः यह मंडी राज्य का सबसे प्राचीन चित्र है जो उन्हीं के कार्यकाल में चित्रित हुआ है। मंडी में कपूरगिरी नामक कलाकार, ये कलाकार को याद रखिएगा, कपूरगिरी मंडी का कलाकार है, नामक कलाकार द्वारा बनाई गई सचित्र रामायण का एक प्रतिलिपि राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। मंडी के कृष्णचरित, दरबार, व्यक्ति चित्र आदि मुख्य रूप से चित्रित हैं। ये वाली लाइन याद रखिएगा। और ये कपूरगिरी ने रामायण बनाया है मंडी शैली में, जो नगमा में एग्जिबिट है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। मांडू किस राज्य में स्थित है? मांडू फेमस रहा है मध्य प्रदेश, एमपी का। और मांडू में एक कल्पसूत्र भी चित्रित हुआ है। 1439 वाला कल्पसूत्र मांडू में चित्रित हुआ है। टोटल 3 कल्पसूत्र चित्रित हुए हैं। सिंधु, काबुल और स्वात नदी घाटी से घिरा प्रदेश डैश है। फिर
का प्रदेश है? इसका प्रदेश है गांधार शैली का। डिस्क्रिप्शन है, गांधार का उद्यान तथा उड़ियान श्वेत देश भी कहा गया है। यह सिंधु, काबुल तथा स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश है। गांधार की मूर्तियों के विषयों की पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र लिखने के समान है। ये किसका कोटेशन है? फूशे का। फूशे का कोटेशन है। फूशे का कथन है कि गांधार की मूर्तियों के विषयों की पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत चरित्र जीवन चरित्र लिखने के समान है। मार्शल ने गांधार कला को कला का उपज कहा है। मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीको रोमन कला से प्रभावित रही? ग्रीको रोमन से प्रभावित रही थी गांधारा शैली। इंडो ग्रीक, कहीं पर इंडो ग्रीक आपको मिल जाएगा। इंडो ग्रीक या फिर ग्रीको रोमन या फिर भारतीय यूनान, ये तीनों एक ही का नाम है। वहां पर आप गांधारा को ही सही कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन है, भारतीय और यूनान आकृति की सम्मिश्र शैली गांधार शैली है। इस मूर्तिकला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। गांधार कला शैली कुषाणों के समय पनपी थी। गांधार कला पाकिस्तान एवं पूर्व अफगानिस्तान के बीच विकसित हुई। भारत में यह कला कुषाण वंश के दौरान फली फूली तथा कुषाण कला का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी मीन्स इंडो ग्रीक कहा गया। गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? गांधार कला का विकास हुआ था कुषाण काल में। कुषाण काल को दो भागों में बांटा गया है। कुडल फिशेस इसके संस्थापक रहे हैं। और देखिए, कनिष्क यहाँ पे बहुत फेमस थे मथुरा में। मथुरा है एक इसका पार्ट और दूसरा है गांधारा। और ये दोनों किसका पार्ट है? ये दोनों पार्ट है कुषाण काल का। गांधार शैली की मूर्तियों पर प्रभाव है। गांधार शैली की मूर्तियों पर यूनानी ग्रीक प्रभाव है। ग्रीक यूनान को इंग्लिश में कहते हैं। गांधार कला किसके समय पनपी थी? गांधार कला पनपी थी कुषाण काल में। गांधार कला की कला से प्रभावित यूनान कला प्रभावित रही है। गांधार शैली मुख्यतः यूनानी मूर्ति शैली है। गांधार शैली मिश्रण है। किसका मिश्रण है? मिश्रण है, राइट आंसर इज बी, ग्रीको रोमन। गांधार की कुषाण युगीन मूर्तिकला की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकर्षित किया? डॉक्टर लिटनर ने गांधार की कुषाण कालीन मूर्तिकला पर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किए थे। डिस्क्रिप्शन है, गांधार क्षेत्र में विकसित होने वाली कुषाण युगीन कला का महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान 1870 में डॉक्टर लिटनर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप किया गया था। वे कला के पर्याप्त नमूने अपने साथ ब्रिटेन ले गए थे, जिन्हें उन्होंने ग्रीको बुद्धिस्ट के नाम दे दिए थे। इससे पूर्व जेरार्ड प्रिसेप और बेलन ने इसे देखने का प्रयास किया, किंतु विशेष जानकारी प्रसारित नहीं किया। अतः विद्वानों ने इसका श्रेय लिटनर को दिया है। किस शैली में भगवान
बुद्ध को केस तथा मूंछों से युक्त बनाया गया है? केस तथा मूंछों से युक्त बनाया गया है गांधारा शैली में। इस तरह से मूंछ बनाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन है, बुद्ध को मूंछ युक्त प्रदर्शित करना गांधार कला की विशिष्टता है, क्योंकि मथुरा अथवा अन्य किसी भारतीय शैली में बुद्ध की मूंछ नहीं बनाई गई है। विशिष्ट केस विन्यास तथा बुद्ध के शीश पर घुंघराले बालों का चयन भी इसी कला से प्रारंभ होता है। इस शैली में ऊंचे घुटने तक के जूते, चुन्नटदार अधोवस्त्र और महीन सिलवटेदार वस्त्र दिखाई पड़ते हैं। कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? कनिष्क की मूर्ति है कुषाण काल के मथुरा शैली की देन। डिस्क्रिप्शन है, कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल में मथुरा शैली में बनाई गई है। मथुरा में कनिष्क की एक विशाल खड़ी मूर्ति बनी हुई है पाई गई है, जिसकी दाहिनी भुजा में गदा और बाईं ओर तलवार है। शिलालेखों के आधार पर कुषाण कालीन मथुरा कला का समय तक मानी जाती है। तो एग्जैक्ट टाइम बताना है मथुरा का कुषाण काल का। तो देखिए, मौर्य 13 का था, तो मौर्य के बाद सुंग आया, सुंग के बाद सातवाहना आया, देन सातवाहना के बाद कुषाण आ जाता है। सो यहाँ राइट आंसर आ जाएगा सी, दूसरी से छठी शती। दूसरी शती से छठी शती है कुषाण काल का एग्जैक्ट टाइम। डिस्क्रिप्शन है, शिलालेखों तथा शिल्प के भाग्नावशेषों से कुषाणकालीन मथुरा कला का समय दूसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक का माना जाता है। गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली है? गांधार शैली के समकालीन मथुरा शैली। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला शैली थी गांधारा और दूसरी शैली थी मथुरा। इन मूर्तियों में बुद्ध की मूर्तियों की नक्काशी एवं चित्रकारी बड़ी सुंदरता से किया गया है। मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनाई गई हैं लाल बलुआ पत्थर से, रेड सैंडस्टोन। और अगर देखिए मथुरा के टाइम में पूछा जाए तो रेड सैंडस्टोन हो जाएगा, और चुनार टाइम में पूछा जाए, लाइक अशोका के टाइम में पूछा जाए, लाइक पिलर्स वगैरह जो बनाए गए थे वो चुनार सैंडस्टोन से बनाए थे। अगर ऑप्शन में चुनार सैंडस्टोन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगा देन आप ये वाला करेक्ट करेंगे, रेड सैंडस्टोन। और गांधारा में कैसा बनाया गया है? गांधारा में, तो गांधारा में आपको देखने को मिल जाएगा ग्रेनाइट में, ग्रेनाइट पत्थर में। देखिए अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग स्टोन्स भी डिवाइडेशन है, तो ये स्टोन से रिलेटेड भी मैं आपको शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई हैं। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई हैं, किसके काल में बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थी? सो राइट आंसर इज ए, कनिष्क के काल में बनवाई गई थी। मथुरा के मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस पत्थर में निर्मित हैं? मथुरा के मूर्ति शिल्प की बात हो रही है, तो मथुरा के मूर्ति शिल्प हैं लाल बलुआ पत्थर में, रेड सैंडस्टोन में। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैलियों का उल्लेख है। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों की बात हो रही है, ये सभी नागर, द्रविड़ सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर बेसर। उत्तर भारत में आपको देखने को नागर शैली में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पालवे सेन मंदिर हो गए, बंगाल के मंदिर हो गए, या फिर माउंट आबू के मंदिर हो गए। यहाँ उत्तर भारत के हमारे यूपी के जितने भी मंदिर हो गए, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे नागर शैली में। नागर, द्रविड़, बेसर भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी थ्योरी क्लास में डिस्कस करूंगी। शॉर्ट में देख लीजिए, मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर शैली उत्तर भारत, बेसर शैली मध्य भारत और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है। कुषाण राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासन में आए थे? कनिष्क के शासनकाल में।
डिस्क्रिप्शन है, कनिष्क कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। वह राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से श्रेष्ठ शासक माना जाता है। उसके शासनकाल का आरंभ 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है। उसने एक नए युग की नींव डाली जिसमें शक संवत के रूप में जाना जाता है, जैसे शक संवत के रूप में जाना जाता है, एक नया नीति चला था। कनिष्क को बौद्ध धर्म का महान संरक्षक के रूप में जाना जाता है। इतामुद्दौला का मकबरा कहाँ है? इतामुद्दौला का मकबरा है आगरा में। इतामुद्दौला थे कौन? तो ये थे शाहजहां के ससुर, मीन्स नूरजहां के पिता। नूरजहां के पिता थे इतामुद्दौला। इतामुद्दौला का मकबरा, इसमें सर्वप्रथम पित्रा द्यूरा टेक्निक का यूज किया गया है, पित्रा द्यूरा टेक्निक का। डिस्क्रिप्शन है, इतामुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 ईस्वी से 28 के मध्य बनवाया। इसे आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह अत्यंत अलंकारिक इमारत है। पहली बार इसमें संगमरमर का यूज हुआ और उसके साथ साथ पित्रा द्यूरा टेक्निक का भी। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? देखिए, बनना स्टार्ट हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, गुलाम वंश का गुलाम वंश का ये है मॉन्यूमेंट कुतुब मीनार, और कंप्लीट कराए थे उनके दामाद इल्तुतमिश। और स्टार्टिंग कराए थे कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन में रह गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम, कंप्लीट उनके दामाद इल्तुतमिश ने कराए। और इसमें संगमरमर का काम किसने कराया? संगमरमर। संगमरमर मीन्स मार्बल के बारे में बात हो रही है। तो मार्बल का जो काम कराए हैं वो इनके इनके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कराया। फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। डिस्क्रिप्शन है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किए थे, किसने बनवाना शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया है? फूल, पत्तियां और पौधों को पहली बार चित्रित किया गया है दिल्ली सल्तनत। सल्तनत काल में वास्तुकला के उदाहरण मिलते हैं किंतु चित्रकला के उदाहरण नहीं मिलते हैं। इस काल में इमारतों को डेकोरेटिव बनाया गया था तथा कुरान की आयतें लिखाई गई थी। व्यवस्था के अनुसार किसी भी मनुष्य, पशु, पक्षी एवं जीवधारी का चित्र बनना पूर्णतः निबंधित था। मीन्स यहाँ पिक्टोग्राफी एज ए सिंबॉलिक होता था। पशु, पक्षी या फिर फीमेल्स फिगर, मतलब फिगरेटिव फॉर्म को बनाने के बजाय सिंबल्स के थ्रू डिपिक्ट किया जाता था। फिर भी इस काल में चित्रकारी के कुछ प्रमाण मिलते हैं। 19वीं शती के बाद के वर्षों में सर्वप्रथम मोहम्मद अब्दुल्ला चुगताई ने यह विचार प्रस्तुत किया कि दिल्ली सल्तनत काल में चित्रकला का अस्तित्व था। वर्ष 1947 में हरमन गोयज ने द जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अपने लेख में विचार व्यक्त किया कि दिल्ली सल्तनत काल में चित्रकला का अस्तित्व था। स्वर्ण युग है, भारतीय कला का स्वर्ण युग था गुप्त काल। डिस्क्रिप्शन है, गुप्त कला में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किंतु डॉक्टर A.S. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास का स्वर्ण युग है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मुगल एज में स्वर्ण काल स्थापत्य का माना जाता है शाहजहां के टाइम को, और पेंटिंग का गोल्डन एज होता है जहांगीर का टाइम, और पोथियों की कला का गोल्डन एज कहा जाता है अकबर के काल को। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत की कला का स्वर्ण काल है गुप्त काल।
तथापि यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला मीन्स आर्किटेक्चर के बारे में बात हो रही है। आर्किटेक्चर की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? गोल्डन एज, गुप्त काल को माना जाता है। यहाँ पे भारतीय कला का पूछ रहा है, और यहीं पे पूछ लेता मुगल कला का स्वर्ण काल, तो जहांगीर सही हो जाते हैं, जहांगीर का काल। मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र का नाम है। मध्यकालीन भारतीय कला का प्रमुख केंद्र है मालवा, मांडू के नाम से मालवा को जानते हैं। डिस्क्रिप्शन है, मालवा मध्यकालीन भारतीय कला का प्रमुख केंद्र था। विशेष रूप से संगीत के क्षेत्र में यह अपने समय का अद्वितीय शिक्षण केंद्र था। फरिश्तों के अनुसार मालवा पूर्व एशिया का प्रसिद्ध गौरवशाली शिक्षण केंद्र सिराज एवं समरकंद की बराबरी करता था। गुप्त कला की सर्वप्रमुख विशेषता है। गुप्त कला की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी है? गुप्त कला की सर्वप्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ है। गुप्त कला में मंदिरों का निर्माण काफी संख्या में हुआ है। इस काल में मूर्तिकला एवं चित्रकला का भी विकास हुआ, काफी इवोल्यूट हुआ, किंतु सर्वप्रमुख विशेषता मंदिरों के लिए प्रमुख है। गुप्तकाल की मूर्तियों में यमुना नदी का वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? यमुना का है कुर्म, और यहीं पे अगर गंगा का पूछ लेता कि गंगा का क्या है सवारी, तो गंगा का हो जाएगा मकर या मगरमच्छ, और यमुना का कुर्म है। डिस्क्रिप्शन है, गुप्तकाल में मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में कच्छप तथा गंगा नदी के वाहन के रूप में मकर को दर्शाया गया है। उदयगिरी की गुहा भित्ति पर गंगा यमुना को मकर तथा कच्छप पर जलकुंभ लिए प्रभावित नदियों के बीच सागर तक जाते हुए अंकित किया जाता है। मथुरा, वाराणसी और पटना डैश है, फिर पूछा जा रहा है काल के महान केंद्रों में से एक है। मथुरा, वाराणसी और पटना गुप्त काल के महान केंद्रों में से एक है। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? कीर्ति स्तंभ बहुत फेमस है चित्तौड़गढ़ का, राणा कुंभा के समय का। डिस्क्रिप्शन है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ विक्ट्री टावर का निर्माण 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में कराए थे। भगवान विष्णु को समर्पित यह मीनार 37.19 मीटर ऊंची तथा 9 मंजिल में विभक्त है। चित्तौड़ के शासकों के जीवन उपलब्धियों का विस्तृत क्रमवार लेखा जोखा सबसे ऊपर की मंजिल से उत्कीर्ण है। राणा कुंभा की सभा के आगे की लाइन है, राणा कुंभा के सभा के विद्वान अत्रि ने लिखना शुरू किया था। बाद में उनके पुत्र महेश ने इसे पूरा किया। इस मीनार के वास्तुविद सूत्रधार जैता तथा उनके 3 पुत्रों नापा, पूजा तथा मोपा, ये तीनों इनके पुत्र थे, के नाम 5वीं मंजिल में उत्कीर्ण हुआ। राणा कुंभा संबंधित है राणा कुंभा मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? विक्ट्री टावर है चित्तौड़गढ़ में। फेम टावर भी विक्ट्री टावर को कहते हैं। पल्लव वंश की राजधानी यहाँ स्थित है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में स्थित है। डिस्क्रिप्शन है, दक्षिण भारत के पल्लव वंश के शासक 600 से 900 ईसा पूर्व तक रहा, जिसकी राजधानी कांचीवर्मन वर्तमान कांचीपुरम थी। पल्लव के समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह तथा व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए थे? रथ वाले मंदिर बनवाए थे महाबलीपुरम में। और कुछ इस तरह से है, लाइक यहाँ पर एक है, फिर इस तरह से निर्माण हुआ है।
डिस्क्रिप्शन है, पल्लव कला की राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था, के 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। वे वे हैं शौर मंदिर, तटीय शिव मंदिर, ईश्वर मंदिर तथा मुकुंद मंदिर। शौर मंदिर इस शैली के प्रथम उदाहरण हैं। पल्लव शासकों द्वारा पंचरथ नाम से विख्यात मंदिर प्रमुख आकर्षक के केंद्र हैं। महाबलीपुरम के समुद्र किनारे पर बना शौर मंदिर, शौर टेम्पल जिसे कहते हैं, शौर मंदिर राजवंश के काल में बना। किस राजवंश के काल में बना शौर मंदिर? शौर मंदिर बना है पल्लव राजवंश के काल में। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ था? महाबलीपुरम। शौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? शौर मंदिर है, शौर मंदिर फेमस है महाबलीपुरम की। तलगिरीवर मंदिर किस राजा ने बनवाए थे? तलगिरीवर मंदिर बनवाए थे राजा नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन ने ये मंदिर बनवाया, तलगिरी वर्मन मंदिर, पल्लव काल की ये मंदिर है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तलगिरी मंदिर पल्लव वंश के शासक राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 695 से 722 ईस्वी के मध्य बनवाए थे। इसने 720 में अपना एक राजदूत चीन भेजे थे। द डिसेंट ऑफ गंगाज, गंगा अवतरण, अभी ये कौन सा एग्जाम हुआ है? एनवीएस 2000। वैसे तो ये काफी एग्जाम में पूछा गया डिसेंट ऑफ गंगा, लेकिन अभी 2021 के 22 के एनवीएस एग्जाम में भी ये आया हुआ था। गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ पर है? महाबलीपुरम में। अब बनाई किससे गई है? तो ग्रेनाइट पत्थर से, ग्रेनाइट पत्थर से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से रीड कर लीजिएगा, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। द डिसेंट ऑफ गंगा, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिए थे। गंगावतरण विषय का मूर्तिकरण कहाँ हुआ है? कहाँ पे हुआ है इस विषय का मूर्तिकरण? महाबलीपुरम में, डिसेंट ऑफ गंगा। नेक्स्ट है गंगा अवतरण पल्लव वंश नामक रिलीफ मूर्ति कला की विषय वस्तु है। कौन सी विषय वस्तु रही है? भागीरथ की तपस्या। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, यायती केसरी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। डिस्क्रिप्शन है, लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इसका निर्माण सोमवंश के राजाओं ने कराया था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है, जिसे लाल टेडू केसरी ने 617 से 657 मीन्स 7वीं शताब्दी के बारे में बात हो रही है, इस टाइम में बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मंदिर के वर्तमान स्वरूप के 11वीं शताब्दी में यायती केसरी, जाजती केसरी नहीं है, यायती केसरी, यायती केसरी ने बनवाए थे। लिंगराज मंदिर भारत के मंदिरों में रचना, सौंदर्य तथा शोभा और अलंकरण की सृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। यह अनुपम स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। लिंगराज मंदिर का शिखर भारतीय मंदिरों के शिखरों के विकास क्रम में प्रारंभिक अवस्था का शिखर माना जाता है। लिंगराज मंदिर स्थित है, लिंगराज मंदिर स्थित है, यायती केसरी द्वारा बनवाया गया, उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बलभद्र सुभद्रा, ठीक, बलभद्र सुभद्रा तथा जगन्नाथ की प्रतिमाएं किस काष्ठ में बनाई गई हैं? जगन्नाथ पुरी की बात हो रही है तो यहाँ पर काष्ठ में बनाई गई हैं। काष्ठ मीन्स वुड में बनाई गई हैं, वुड में, याद रखिएगा, इस मंदिर में वुड में बनाई गई हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर में स्थित बलभद्र
सुभद्रा तथा जगन्नाथ की प्रतिमाएं काष्ठ में बनी हैं, काष्ठ वुड में बनाई गई हैं। ये काष्ठ प्रतिमाएं लोक कला के जादू से अभिभूत करती हैं। डैश है, उसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यूपी का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो विंध्य पर्वत, विंध्याचल। डिस्क्रिप्शन है, विंध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। यहाँ एक देवी मंदिर स्थित है जहाँ पर नवरात्र में अधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। यह मंदिर शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खानम खाना। बाबरनामा स्वयं बाबर के द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसका फारसी अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खानम खाना। तुजुके बाबरी बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खानम खाना ने किया। वे सेनापति, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, कवि एवं विद्वान थे। अन्य महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, देख लेते हैं। अब्दुल रहमान खानम खाना प्रसिद्ध भारतीय सूफी कवि थे जिन्हें रहीम के नाम से जाना जाता है। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक तथा दरबारी कवि थे। यह अकबर के संरक्षक एवं प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। याद रखिएगा, किसके पुत्र थे? अब्दुल रहीम खानम खां बैरम खां के पुत्र थे। यह मुस्लिम होते हुए भी भगवान कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने भगवान कृष्ण के लिए हिंदी में कविताएं लिखी। ये हिंदू मुस्लिम साहित्य एवं कला के लिए बीच की कड़ी थे, कला के बीच की कड़ी थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खाने खाना उपाधि प्राप्त किए थे। इन्हें काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। डिस्क्रिप्शन है, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी जिसे ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। इंडो आर्य की भाषा संस्कृत थी जिसे प्राचीन भारतीय सभ्यता का वाहक माना जाता है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश में स्थित है। डिस्क्रिप्शन है खजुराहो का, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्ट का बखान कर रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण लाइंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर छतरपुर सर्वश्रेष्ठ है। कंदरिया महादेव सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, नागर शैली का है ये मंदिर। खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ। खजुराहो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, आर्किटेक्चर के लिए। नेक्स्ट लाइन है, खजुराहो चतुर्भुज मंदिर, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर प्रमुख आकर्षक केंद्र है। खजुराहो में 85 मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, 85, ठीक, किंतु प्रश्नकाल में 30 मंदिर शेष बचे हैं। देखिए प्रेजेंट टाइम ओनली 30 हैं और टोटल 85 अवशेष मिलते थे मंदिरों के। प्रेजेंट टाइम याद रखिएगा, एग्जाम में भी दे देता है 35 भी और 85 भी और 30 भी, तो आपको नियर अबाउट 30 करेक्ट करना है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ओनली 30 शेष बचे थे। जिला छतरपुर की वेबसाइट पर वर्तमान में 25 एवं यूनेस्को की साइट में 20 मंदिर आंशिक रूप से खुदाई की गई रचना सहित 23 मंदिर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर कौन सा है? सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुरी में है। विमल शाही मंदिर माउंट आबू में है। सूर्य मंदिर जिसे कोणार्क मंदिर बोलते हैं, कोणार्क का सूर्य टेम्पल कोणार्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंदेल राजाओं ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाए थे? चंदेल राजाओं ने, चंदेल के बारे में बात हो रही है, कंदरिया महादेव मंदिर।
खजुराहो मंदिर किस राजवंश में बनाए गए थे? खजुराहो का मंदिर बना था चंदेल राजवंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है खजुराहो? खजुराहो प्रसिद्ध है मंदिरों के लिए। खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? खजुराहो के मंदिर हैं नागर शैली के उदाहरण। और तीन होते हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर शैली उत्तर भारत में पनपी थी। खजुराहो कहाँ है? उत्तर भारत, एमपी, मध्य प्रदेश में। तो नागर शैली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर है? टोटल कितनी मंदिर है? इस वक्त 30 है, 30 मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में, छतरपुर जिला, खजुराहो। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजवंश के समय में की गई। किस राजवंश के समय में की गई थी? चंदेल राजवंश के समय में की गई थी। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था? चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था खजुराहो का मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर? छतरपुर, एमपी, मध्य प्रदेश में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? थोड़े थोड़े बस टर्म्स चेंज हो रहे हैं। कहाँ पर है? खजुराहो में है, छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश में। खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बेसिकली टेम्पल्स के लिए। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? चतुर्भुज मंदिर है खजुराहो में। खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ठीक। नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया है? नौलखा मंदिर सोलंकी राजाओं द्वारा निर्मित कराया गया है। डिस्क्रिप्शन है नौलखा मंदिर का, देखिए देख लेते हैं। नौलखा मंदिर मारू गुर्जर वास्तुकला सोलंकी शैली में निर्मित हुआ है। 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर जेठवा शासक जो सोलंकी की एक शाखा थी उनके द्वारा निर्मित किया गया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। सोलंकी शिव, सोलंकी से शिव याद रखिएगा, भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट लाइन है, यह मंदिर गुजरात के घूमली घूमली में स्थित है। इसके निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की पिछली दीवार पर 2 विशाल हाथियों तथा शूर लड़ते हुए चित्रित किए गए हैं। उत्तर में लक्ष्मी तथा पश्चिम में शिव पार्वती की मूर्ति बनी हुई है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुआ? देखिए कितना नियर अबाउट क्वेश्चन दिया है ऑप्शन में, बस यहाँ ईशा पूर्व और ईस्वी का डिफरेंस है। सो बताएं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दिस वन इज राइट आंसर। राइट आंसर इज बी, 950 टू 1050 ईस्वी, ना कि ईशा पूर्व। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। तो देखिए भाजा, कारले, पितलकुहा ये शुरू में आ जाएंगे। महाबलीपुरम पता है 6ठी एंड 7वीं शताब्दी में, बादामी पता है 6ठी शताब्दी में आ जाएगी। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके इसको सॉल्व किया जाता है। सो राइट आंसर इज बी, सी। और इस क्वेश्चन को आपको अगर मतलब लग रहा है कि सीक्वेंस में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ऑफ कोर्स कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर पूरे सिलेबस नहीं पता हो, तो आप सबसे अच्छा पैटर्न उठाइएगा जीआरएफ का सिलेबस। बिल्कुल इजी तरीके से बता रही हूँ, जीआरएफ के सिलेबस को अच्छे से बस रीड आउट कर लीजिएगा, आपके इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि जीआरएफ के सिलेबस में होल सिलेबस दिया हुआ है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने करवाया है। डिस्क्रिप्शन है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक चरमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग
983 ईस्वी में बाहुबली मीन्स गोमट, जिसे गोमतेश्वर बाहुबली भी कहते हैं, उसकी प्रतिमा का निर्माण करवाए थे। यह विशालकाय जैन मूर्ति है, इसका निर्माण जैन मूर्ति है, निर्माण कराया गया है। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ये वाला लाइन तो बहुत अच्छे से याद रखिए। ऋषभ देव आदिनाथ को कहा जाता है, जो जैन 24 जैन तीर्थंकर में से ये पहले तीर्थंकर है, उन्हीं के बेटे हैं बाहुबली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा हिंदू का मंदिर भारत में नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर नहीं है। हिंदू धर्म का मंदिर जो भारत में नहीं है, ये पूछा जा रहा है। लिंगराज मंदिर भारत में है, पता ही है सभी को। कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। सोमनाथ मंदिर भी गुजरात में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरह से एग्जाम में करेक्ट किया जा सकता है कि ये तीनों भारत में है, तो अंकोर वाट नहीं होगा। और अंकोर वाट बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, कहाँ पर है ये ध्यान रखिएगा, कंबोडिया में है। कंबोडिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी के आरंभ में सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। टाइम याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी निर्माण हुआ है सूर्यवर्मन के टाइम में, कंबोडिया में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यद्यपि इसका निर्माण 802 ईस्वी में खमेर शासकों, ये भी पूछा गया है, खमेर राजाओं के शासनकाल में इसका आरंभ हुआ था। किसको समर्पित है ये? तो ये विष्णु को समर्पित है। देखिए इसके 3 गुंबद बनाए गए हैं, और प्रत्येक गुंबद जो है वो 180 फीट इसका साइज है। आगे लाइन देख लेते हैं। मंदिर राजकीय मंदिर के रूप में बनाया गया है। इस मंदिर को कंबोडिया राष्ट्रध्वज में स्थान दिया गया है, कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में। मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? मगध राज्य की नींव डाले थे बिंबसार, बिंबसार मगध की नींव डाले थे। डिस्क्रिप्शन है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी में हुआ। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईस्वी में है। यह हर्यक वंश से संबंधित है। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार है हैदराबाद में। ठीक, डिस्क्रिप्शन है। चार मीनार हैदराबाद में गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 ईस्वी में हैदराबाद में बनवाया गया था। यह हैदराबाद के एक प्रसिद्ध स्मारक है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य के बारे में बात हो रही है, तो उत्तर मध्य में डायरेक्टली हम लोग अपने यहाँ आ जाएंगे, इलाहाबाद यूपी में। ठीक, यूपी उत्तर मध्य है। सिर्फ उत्तर पूछा जाए तो सिर्फ उत्तर है पटियाला पंजाब। और उदयपुर क्या है? तो उदयपुर है पश्चिम। और पूरब हो जाएगा हमारा लाइक बंगाल। देखिए टोटल 7 सांस्कृतिक केंद्र होते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली यहाँ से भी आपकी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना उद्देश्य क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर देश के सांस्कृतिक भाईचारे को उजागर करना है। इस योजना के तहत टोटल 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। उत्तर क्षेत्र में पटियाला पंजाब, पूर्वी में शांति निकेतन, दक्षिण में तंजौर तमिलनाडु, पश्चिम में उदयपुर, उत्तर मध्य में इलाहाबाद प्रयागराज, और उत्तर पूर्व दीमापुर नागालैंड, और दक्षिण मध्य में नागपुर। दीमापुर नागालैंड याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा फर्क है, नागालैंड जो है वो उत्तर पूर्व में है और नागपुर जो है वो दक्षिण मध्य में है। क्वेश्चन नंबर 600 है, आज तो 600 तक ही सॉल्व कराऊंगी। इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में ये इलाहाबाद कला सांस्कृतिक केंद्र नहीं कर दीजिएगा, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। सो फाइनली आपके 600 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ओनली 200 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो 2 डेज में आपके कंप्लीट हो जाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है या फिर आप पहले से हमारी क्लासेस ले रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।